हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th चैप्टर 3 गणित के एक ऐसे चैप्टर जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो अक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में आते हैं और वो क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यूस आते रहते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट्स, सारे मूलभूत जो भी टर्म्स थी, उसकी जो तरीके थे, हम किस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, वो सब पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन कि वो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है उनको हम कैसे करें। तो कुछ क्वेश्चन इसमें MCQ भी हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स भी हैं, कुछ 3 मार्क्स भी हैं, 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स भी हैं। तो हम सबसे पहले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या 2 मार्क्स में आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। MCQ क्वेश्चन में कम से कम हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ का है और उस क्वेश्चन में कहा है कि यदि हमारे पास त्रिभुज में कोण आपस में संबंध दिया हुआ है कि कोण C जो है वो 3 गुना है कोण B का और कोण C का जो मान है वो कोण A प्लस कोण B के योग का भी दुगना है। और कहा है कि इसमें कोण B हमें ज्ञात करना है। अब इनडायरेक्ट वे में हमें कहा है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि हमारे पास इन कोणों का आपस में संबंध है। यदि हम इनको दो कोणों के रूप में बदल लें, तीनों कोणों को, तो ये दो चर वाले समीकरण के रूप में बदल जाएगा। लेकिन त्रिभुज कहा है तो त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं। जब त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो उन तीनों त्रिभुजों की कहीं ना कोई संबंध होता है जिसको हम यहाँ प्रयोग करेंगे। त्रिभुज नाम दिया है तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमें कहा है कि त्रिभुज भी प्रयोग करना है। तो त्रिभुज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको यूज करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसको भी यूज करेंगे। यदि यहाँ हम कह दें, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का योग 180 होता है त्रिभुज में। तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ हमें दिया है कि ये कोण C जो है वो 2 की बराबर है। यदि हम C का यहाँ C को B के रूप में लिखते हैं तो A और B में हमारा ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, कोण A होगा, B को इसी तरह रखें, लेकिन C को क्या लिखेंगे 3B। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो गया कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 डिग्री। हम इसको x और y भी ले सकते हैं। ऐसे ये रिलेशन हमारे पास है कि यदि हम इसको यूज करेंगे, यहाँ भी हम कुछ लेंगे तो यहाँ C 3B के बराबर है, इसमें भी हम C को 3B के बराबर ले लें तो इससे भी एक रिलेशन मिलेगा। अब दूसरा रिलेशन था कि यहाँ C 3B के बराबर है तो यहाँ 3B बराबर 2A प्लस 2B लिख देते हैं। अब ये 2B को इधर लाएंगे तो 3B माइनस 2B हो जाएगा और ये 2 कोण A के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण B का मान 2 कोण A हो जाएगा। ये दूसरी रन करा है। अब यदि हम B का मान यहाँ से यहाँ रख देते हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि जो मूलभूत फॉर्मूले हैं, ये हमारे पास MCQ क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, कहने के लिए आसान है लेकिन हमें काम करना होता है इतना सारा, तब हमें निकलता है। तो B का मान हम यहाँ रख दें तो क्या होगा,
कोण ए कोण 4 गुना 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास यहाँ ए में एक जो रिलेशन है वो आ जाएगा कोण ए प्लस 8 कोण ए बराबर 180 डिग्री, ये आएगा 9 कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान निकालेंगे तो 180 को 9 से भाग करेंगे तो ये 20 डिग्री आएगा। लेकिन कोण बी जो था वो 2 गुण कोण ए के बराबर है, तो 2 को कोण ए से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें कोण बी का मान निकालना था जो 40 डिग्री आ गया। अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एक 40 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसका जो सही आंसर है वो 40 डिग्री होगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दिया, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय या युग्म के कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो ऐसी समीकरण कौन सी होंगी। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो एक समीकरण हमारे पास दे रखी है x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 2x प्लस 3 अब उसने के का मान निकालना और कहा है कि इनमें कोई हल नहीं। समीकरण में ये जो समीकरण हमने दे रखी है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब है कि ये एक हमारे पास नियम था कि इसमें इस तरह का एक कंडीशन को ये सत्यापित करेंगी कि a1/a2 = b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ यदि हम a1 a2 b1 b2 को यहाँ से तुलना कर दें तो x का पहली समीकरण का जो x का गुणांक है वो a1 होता है, तो वो तो 1 है। दूसरी समीकरण का x का गुणांक a2 है तो 2 हो जाएगा, b1 1 हो जाएगा और b2 k हो जाएगा। और यहाँ यदि लेंगे तो इसको लिखेंगे -4/-3। बट यदि हम इन दोनों को ही दे देते हैं तो k का मान हमें आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों को लेंगे तो क्या करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 बराबर 1/2 को लेकर के यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा k बराबर 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि k का मान इस तरह की समीकरणों में जो है वो 2 होगा। अब यहाँ आंसर हमें -2, 3, 2 और 2 के बराबर नहीं है, तो इसमें सही आंसर 2 होगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करो। अब एमसीक्यू नहीं दे रखा, कंडीशन ये लगानी है। उसमें कहा है कि समीकरण 2 दी गई हैं, उनके बिंदु प्रतिच्छेद रेखाओं को निरूपित करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां क्या होगा, उन समीकरण में हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी हम उसको कहेंगे कि यहाँ से यदि कंडीशन को चेक करें तो उसमें क्या आएगा, ये हमारे पास प्रतिच्छेद करती है, एक हल है, तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि ये भी इसके आपस में बराबर नहीं है। तो ये केस हमारे पास होगा तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती है या एक हल होगा। तो हम क्वेश्चन को देते हैं, समीकरण क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 kx माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये 3 इधर भी हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है कि 3 और 5 राइट साइड में हो तो लेफ्ट में ले आते हैं, उस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये बराबर के निशान से माइनस में होंगे, यदि राइट में प्लस हो तो। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनको कहा गया है कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है मतलब एक हल।
और इसकी कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो यहाँ क्या है, a1 k हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, बराबर नहीं है किसके, -2/1। इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 गुना k और 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 आएगा। मतलब k का मान 6 नहीं होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, k का मान 6 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कई ऑप्शन हमारे पास आते हैं कि x y के लिए हल करो। हल क्या करना है, x y की मान निकालना है। अब हमने ऑलरेडी इसके लिए कोई यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, तो हम किसी भी मेथड से कर दें, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि करें या विलोपन विधि करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें, लेकिन ग्राफ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ग्राफ के लिए नहीं था। अब कुछ भी नहीं कहा तो आसान से आसान तरीका हमारे पास होता है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको विलोपन विधि से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कहाँ से, 2x + 5y = 3 और ये x - 3y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस तरह से हम कह देंगे। ये क्वेश्चन आपको फिर बता दूं मैं कि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जिनको मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि ये सीट हमने जो बनाई है, इन सीट के वही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस नंबर 4 यदि आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 सारे मिल जाएंगे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और आगे करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, प्रोसेस यही होगा, पैटर्न यही होगा, कैसे करेंगे वो भी यही होगा। इसी बात को समझाने के लिए हमने कोशिश की है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक तरह से करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ हमें ये नहीं कहा कि कौन सा मेथड प्रयोग करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन कर दें या सब्स्टिट्यूशन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसमें विलोपन विधि करते हैं तो x को विलोप कर दें या y को विलोप कर दें, किसको आसानी से विलोप कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 है और यदि हम यहाँ भी 2 बना दें तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और ये विलोप हो जाएंगे। तो हम करते हैं कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 जो हमारे पास है 2 से गुना कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं तो पहली समीकरण तो ये ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन दूसरी में 2 से गुना करेंगे तो 2x - 6y = 8 हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि ये दोनों के गुणांक तो हमने बराबर कर दिए, क्या चिन्ह एक जैसे हैं, तो घटाना पड़ेगा हमें, इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। अब घटाने को लिख देते हैं तो क्या होगा, ये चिन्ह यहाँ बदलेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा। देखो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ ये 6 और ये 5 दोनों प्लस के हो जाएंगे, 11y हो गया। और यहाँ ये आपके पास हुआ 8 और ये 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे, ये लेकिन ये माइनस है तो यहाँ होगा 5, तो y का मान आएगा -5/11। अब y का मान यदि 1 में या 2 में किसी में भी हम रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में y का मान रख देते हैं तो 1 है ये हमारे पास, 2x + 5y = 3। 2x तो एज इसी तरफ रखेंगे, लेकिन 5y को बदल दे जाते हैं, 5 गुना y होगा और y की मान जो हमने निकाला है 5/11, तो यहाँ आएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा 25/11। और ये 2x है, 2x तो ये आ गया, 2x किसके बराबर आएगा जब इसका एलसीएम लेंगे तो 11 11 35 + 25 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 58/11 और x का मान आएगा 58/11 और ये 2 बात करेंगे
ये 2 गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 29 आएगा, तो आएगा 29/11। तो x क्या आएगा हमारे पास, x बराबर आ गया 29/11 है, और y का मान आ गया हमारे पास -5/11। इस तरह से ये आंसर हो गया। इसी तरह से और भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि x और y के मान के लिए ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। k का मान का लिया है कि उसने एक हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है। उसी तरह की कोई भी कंडीशन हम लेंगे और k का मान निकाल देंगे। एक अलग क्वेश्चन है जो अलग थोड़ा सा मेथड से हम करते हैं, उसको हम लेंगे। जो क्वेश्चन है उसमें एक विशेषता होती है। इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 7 पर आया है, ये 7 नंबर पर तो लिखा है 37x + 43y = 123, और ये 43x + 37y = 117। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जरूर इसमें कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुणांकों को बराबर करने के लिए तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम इसमें जो अवलोकन विधि करें या प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विलोपन विधि करते हैं तो इसमें 37 को 43 से गुना करो और 43 को 37 से गुना करोगे तब ये बराबर होगा, और फिर साइड में करते रहो गुना। उससे दूसरा मेथड ये है कि हम इन दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले जोड़ देते हैं, पहले जोड़ते हैं और दूसरी बार घटाते हैं। एक ही बार मैंने दोनों काम लिख दिए कि पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्लस पे तो जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा यहाँ पर 7 3 10 0, 4 3 7 1 8, 80x आ गया। इनको भी जोड़ेंगे, ये भी 80x आएगा, y आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 240 आ गया। अब देखो ये 240 8 से भाग हो जाएगा, 80 से भाग कर दो, 80 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 80 से भाग करेंगे 1, ये y और ये 3 आ जाएगा, और इसको हम मार्क कर देंगे थर्ड इक्वेशन। जब हम घटा रहे हैं तो इसमें से यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदलेगा। घटाने के लिए थोड़ा सा इसमें समझाने के लिए करते हैं कि माइनस, ये माइनस और ये माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस आएगा, और माइनस में क्या आएगा x, कितना x है 43 - 37 करेंगे तो 6 आएगा, -6x। यहाँ से 43 - 6 करेंगे तो +6y, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास 6 ही आएगा। अब यदि आप -6 से भाग कर देते हो, यहाँ तो 80 से भाग करते हैं, -6 से भाग करते हो तो ये तो +x हो जाएगा, ये माइनस और ये -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास चौथी समीकरण बन गई। अब चौथी समीकरण ये हो गई, तो अब हम ये आसान हो गए, ये y का गुणांक दोनों बराबर है और विपरीत चिन्ह भी है। यहाँ तो x के गुणांक भी बराबर है लेकिन एक जैसे चिन्ह है, तो अब यदि हम इन दोनों को भी जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर है, यहाँ देखो 2 3 और 1 -1 तो 2 बचा, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। और यदि हम यहाँ से इनको घटा दें तो क्या मिलेगा, x कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या होगा, देखो x कैंसिल, जैसे घटा के देखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो x कैंसिल हो गया, 2y बराबर 4 आ गया, और यहाँ से y का मान 2 आ गया। तो यहाँ क्या मिला हमें, x बराबर 1 और y बराबर 2, जो है इसके मान हमारे पास आ गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आलेख चित्र बनाने वाले आ गए। यहाँ अभी इस मार्च वाले एग्जाम में एक ही क्वेश्चन था तीनों सेट में, और हम ग्राफ की क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उनकी हेल्प से तालिका बनाएंगे, दोनों समीकरण के लिए। दोनों तालिकाओं के द्वारा हम ग्राफ पेपर पर निर्देशांक को मार्क करेंगे, फिर लाइन को ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमें जरूरत होगी, स्केल क्या है, किस तरह का स्केल होगा, वो हमें प्लान करना होगा। अब यहाँ पर जो आलेख के लिए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन था कि 2 समीकरण दे रखी हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमने ये लिया है। उसने कहा कि 2 समीकरण है। वैसे तो ये आसान है, ऑलरेडी वीडियो में मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन मैं अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 करता हूँ। 8 ऑलरेडी तुम्हें फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जैसा 8 हम करते हैं। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण हमें दिए हुए हैं, 3 समीकरण दी गई हैं और उसमें क्या प्राप्त प्रदत्त है तो आलेख द्वारा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 3 समीकरण हैं। उस तीनों समीकरण जो बताई गई है वो किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तीसरी समीकरण है y - 2x = 1। अब हमें इन तीनों जो रेखाएं हैं, समीकरण दे रखी हैं, इनके द्वारा इनकी हेल्प से हमें रेखा ड्रॉ करनी है, रेखा खींचनी, आलेख खींचना ग्राफ पर। जो आलेख हमें मिलेगा वो एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज के द्वारा हमें उनके शीर्ष बिंदु बताने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2y - x = 8 के लिए पहली समीकरण को लेते हैं और वहां से तालिका बनाते हैं। तो क्या तालिका बनेगी, हम 2y = 8 + x कर देते हैं और y को 8 + x/2 लिख देते हैं। अब यहाँ से यदि एक तालिका हम बनाना चाहेंगे तो कुछ तालिका इस टाइप की बन जाएगी। x को यदि हम 0 लेते हैं तो 8/2 4 हो जाएगा। यदि हम -2 ले लें तो ये 6/2 3 हो जाएगा। यदि -4 ले लेते हैं तो ये 4/2 2 हो जाएगा। छोटे छोटे नंबर हमने ले लिए, बहुत बड़े नहीं लिए। दूसरी समीकरण है 5y - x = 14 के लिए। तो 5y = 14 + x और y = 14 + x/5 लेते हैं। तो यहाँ भी एक तालिका बनानी पड़ेगी हमें। तालिकाओं में जरूरी है कि हमें कम से कम 3 निर्देशांक निकालने जरूरी हैं, तो गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ यदि हम x को 1 ले लें तो 14 + 1 15/5 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 6 ले लेते हैं तो क्या होगा, 14 6 20, 20 को 5 से भाग करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। और -4 ले लें यदि तो 14 - 4 करेंगे तो 10/5 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरी जो समीकरण है हमारे पास y - 2x = 1 के लिए, y = 1 + 2x के लिए भी एक तालिका बनाएंगे। x को यदि आप 0 लेते हो तो ये 1 हो जाएगा। यदि 1 लेते हो तो 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा। और यदि 2 लेते हो तो 2 × 2 = 4 1 5 आ जाएगा। इस तरह से निर्देशांक आ गए। अब हम ग्राफ शीट को कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ सीधे बीचों बीच इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये हमारा x अक्ष है तो x अक्ष डैश लिखेंगे, ये y डैश है तो y डैश लिखेंगे। यहाँ ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, तो इसको 0 लिख देंगे। अब इसमें हमें x की वैल्यू यहाँ 0 1 3, यहाँ माइनस आ गई, यहाँ 1 6 तक है तो 6 तक है और माइनस में भी। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में है। इस तरह से हम इनको मार्क कर देंगे। माइनस में भी मान हमें लेने पड़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ प्लस में y है तो ये भी मार्क करेंगे 1 2 3 4 5। माइनस में है तो माइनस की संख्याओं को -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लेंगे।
हम कल वीडियो में बता चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें x ये प्लस में है, ये y प्लस में है, या x माइनस में है, ये y नीचे माइनस में। अब यहाँ जो कोई बिंदु हम लगाएंगे, निशान लगाएंगे, वो x भी प्लस में है, y प्लस में, तो प्लस में आएंगे। यहाँ x माइनस में है, ये y प्लस में है, तो ये माइनस प्लस में आएंगे। यहाँ x माइनस y भी माइनस में, दोनों माइनस में होंगे। यहाँ x प्लस में और y माइनस में होंगे। अब पहला बिंदु हम देखेंगे 0 4 है, तो x बराबर 0, y बराबर 4, तो ये यहाँ होगा। इसके निर्देशांक लिख लेते हैं 0 4। दूसरा बिंदु हमारे पास -2 3, x बराबर -2, y बराबर 3, तो ये कहीं यहाँ आएगा 2 -2 3। और तीसरा बिंदु है -4 2, -4 पर जाएंगे तो ये 2 हम लेंगे, तो यहाँ कहीं आएगा -4 और 2। अब यदि हम इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये कहीं इस तरह से लाइन जाएगी। अब ये लाइन कहाँ जाएगी? यदि आप इसको देखेंगे यहाँ कहाँ मिलेगा, तो यदि आप इसको -8 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, +8 और -8 0 हो जाएगा। एच -8 लेते हो तो 8 -8 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो बिंदु कहीं आएगा वो क्या आएगा, वो हम इसको मार्क करेंगे तो -8 0 आ जाएगा। ये कहीं बिंदु होगा। जिस लाइन को ऐसे सीधे खींचेंगे, ग्राफ पे खींचेंगे तो सीधी लाइन आएगी। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये 1 और 3 है, तो x1 y3 यहाँ हो जाएगा। दूसरा 6 और 4, x बराबर 6 y बराबर 4। एक और 3, ये 6 4, और तीसरा बिंदु -4 2, -4 और 2 होगा। तो इनको मिला देंगे, ये आ गए। अब तीसरी जो लाइन है उसको देखो, वो 0 और 1 है, x बराबर 0 y बराबर 1, ये हो गया 0 1। दूसरा 1 और 3, 1 और 3, तो ये हो गया, पहले मार्क कर रखा है। 2 और 5, 2 और 5 तो ऊपर जाएगा ऐसे यहाँ, तो ये 2 5 ऐसे हम इनको मिलाएंगे तो ये इस तरह से लाइन जाएगी। अब ये देखो कौन कौन सी लाइन है। ये पहले वाली लाइन कौन सी थी, ये नंबर 1, इसको लिखेंगे 2y - x बराबर 8। दूसरी जो लाइन थी उसको लिखेंगे, वो थी आपके पास 5y - x बराबर 14। और तीसरी जो लाइन थी उसको लिखेंगे y - 2x बराबर 1। और यहाँ जो हमने पैमाना लिया है वो कॉमन है। पैमाना जो हमने लिया है, एक बॉक्स बराबर 1 इकाई। क्यों? क्योंकि वो आसानी से उतने नंबर हमारे पास ग्राफ पे हम खींच सकते हैं। और उसमें क्या है, जो त्रिभुज बना उसके निर्देशांक बताना है। तो ये रेखाएं आपस में कहाँ कहाँ काट रही हैं उसको देखो। ये यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है, और इसको कहते हैं यहाँ काट रही है। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए तो ये है। अब ये किस बिंदु पर काट रही है? देखो -4 और 2 पर काट रही है, तो -4 2। और बी दूसरा त्रिभुज का बिंदु, ये 1 और 3। और सी जो बिंदु है वो ये है, ये बिंदु हमारे पास है 2 और 5, 2 5। तो इस तरह से ये निर्देशांक जो हमने निकाले, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। थोड़ा सा लेंदी है, 4 मार्क्स में आया है, तो इसी तरह के आते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन समस्या पर आधारित है, और उसमें कहा है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको करना होता है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको कहा है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला पाता है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला पाता है। स्थिर जल में नाव चला पाने की चाल ज्ञात कीजिए तथा धारा की चाल भी ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को यदि ले रहे हैं
तो ये हमें समझना ही पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे जीवन में क्या इसका प्रयोग है। जब कभी हम नाव में बैठ के चलते हैं, यदि कभी नाव में बैठो तो ये मैथ का क्वेश्चन काम आएगा। आप जब पानी के साथ साथ चलोगे तो तुम्हारी जो गति होगी, चाल जो होगी वो बढ़ जाती है, और यदि आपकी गति पानी के विपरीत दिशा में है, प्रतिकूल इस दिशा में है, तो आपकी जो गति होगी वो कम हो जाएगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कई एग्जाम्पल उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास हम हवा में, जब हवा तेज चल रही है तो हम साइकिल से चल रहे हैं, और साइकिल हमारे सामने, जब हम साइकिल जिस दिशा में चला रहे हैं उसी दिशा के विपरीत दिशा में हवा चल रही है, तो हमारी जो गति होगी वो कम हो जाएगी। ऐसे यदि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो हमारी गति फिर कम हो जाएगी। ऐसे यदि हम पानी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमारी जो गति होगी वो कम हो जाती है। सेम इसका विपरीत है, यदि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में हमारे पीछे से हवा का प्रेशर आ जाए तो हमारी जो गति है वो बढ़ जाती है, बदल जाती है, तेज हो जाती है। ऐसे ही यदि पहाड़ी पे से नीचे उतर रहे हैं तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें अपने आप को रोकने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, नहीं तो ऊपर से तो नीचे को हम भागे चले आते हैं। सेम उसी तरह पानी का है, यदि पानी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में हम चलना चाह रहे हैं तो हमारी गति और पानी की गति दोनों जुड़ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये कई उदाहरण लेने थे, समझाने थे, इसी के बेस पर है ये कि हम किस तरह से, किस गति से, किस मैथमेटिक्स कारण हम इसको कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और ये हमारे जीवन में कैसे संबंधित है। तो यदि पानी की गति और धारा की गति चाल को हम मान लें कि क्या है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना शांत जल या स्थिर जल में क्या दें, हम कह देंगे कि शांत जल या स्थिर जल जो है जल में नाव की गति या चाल कह दें वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की गति ज्यादा होगी विपरीत दिशा में चल पाएंगे। ये भी ध्यान रखना, यदि पानी की गति तेज हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। एक तरह से समझ लेते हैं, जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा जाता है, मतलब पानी की गति तेज होती है, जब उसको कहते हैं बाढ़ आना। यदि पानी धीरे चल रहा है, पानी धीरे धीरे यदि चल रहा है तो वो बाढ़ नहीं कहलाता, हमारी चाल से कम है तो हम निकल जाएंगे। यदि बाढ़ का पानी हमारी चाल से अधिक हो गया तो हम उसमें बह जाएंगे और उसको बाढ़ कह सकते हैं। तो यहाँ अब नाव की चाल तो x किलोमीटर होगी, अब पानी की जो चाल है वो देखते हैं, पानी की चाल क्या होगी उसको ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव पानी के साथ चलती है, तो नाव की चाल क्या होगी, देखो पानी के साथ चल रही है, यदि पानी भी इसी तरह से, यहाँ पानी ऐसे चल रहा है और हमारी नाव भी ऐसे चल रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि इसका विपरीत हो, नाव पानी के विपरीत चल रही है, पानी के प्रतिकूल,
चलती है तो नाव की गति, नाव की चाल ये कम हो जाएगी, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस तरह से समझिए। और वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में पानी के दिशा में चल रही है तो कितनी दूर चल जाती है, 20 किलोमीटर। अब यह चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या है, यहाँ चाल यदि देखेंगे तो चाल यदि हम कहेंगे तो पानी के साथ चल रही है तो स्पीड अधिक होगी, तो यहाँ पानी की दिशा में चल रहे हैं तो दूरी वो 20 किलोमीटर चल जाती है 2 घंटे में। तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10, इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो केवल 4 किलोमीटर चल पाती है 2 घंटे में, तो यहाँ क्या होगा 2, और इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, और ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई। अब हम दोनों समीकरणों में से x और y का मान निकाल लेंगे तो हमें नाव की और पानी की चाल मिल जाएगी। अब देखो इनमें x और y में से किसके गुणांक बराबर हैं और किसका चिन्ह विपरीत है, तो y के चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर 12 आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं क्या किया हमने, जोड़ने पर। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12/2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कर सकते हैं ऐसे। अब यदि हम x का मान इन दोनों में से कहीं भी रख दें तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण, कौन सी समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में रखने का। तो क्या होगा, x हमारे पास क्या था 6, y बराबर 10, तो y का मान क्या होगा 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या होगा, x क्या था, x हमारे पास था नाव की गति, x नाव की गति थी और y पानी की गति थी। तो पानी की गति नाव की गति से कम है, इसलिए नाव विपरीत दिशा में भी चल सकती है। यदि ये उल्टा हो जाता तो नाव बह जाती। तो लास्ट में हमें लिखेंगे आते हैं नाव की गति या चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की गति, पानी की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस टाइप से हम ऐसी समस्याओं के क्वेश्चनों का हल कर लेते हैं और इस टाइप से आपके इस चैप्टर के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब का सॉल्यूशन हमने किया जो अभी करंट ईयर में आए। इस टाइप से आप ये चैप्टर ट्राई करेंगे, अपनी बुक के सभी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो भी आपको डाउट आता है उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेज सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। देन बट नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक पहुँचे उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।